हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टार। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम सीडीपी से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट को जरूर पूछना है। अगर मैं बात करता हूं एचपीटीजेडी कमीशन की, तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है और आप सभी को इसको लेकर अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी बूस्ट कर लेना चाहिए। और सिविल स्टाफ का जो बैच 4 है फॉर द टीजीटी कमीशन मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये स्टार्ट हुआ है 24 अप्रैल से। जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसमें एडमिशन जो है वो क्लोज कर दी जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बात करता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो ये बताता है कि इनमें से कौन सी चीज है जो लर्नर के अंदर क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, यानी कि क्रिएटिविटी को फोस्टर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अब क्रिएटिविटी को देखने के लिए, इस ऑप्शन का आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा वन बाय वन, जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता, बेटर आंसर नहीं मिल जाता। तो पहली स्टेटमेंट है टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। शिक्षा में बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाना बच्चे में क्रिएटिविटी लेके आता है, पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन, बच्चे को सवाल करने की, लर्नर को, स्टूडेंट को सवाल करने की अपॉर्चुनिटी देना कि तुम सवाल करो, इससे उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी की भावना पैदा हो सकती है। तीसरा, द अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ। बच्चे को स्कूल लाइफ से यही सिखाना, स्कूल लाइफ की शुरुआत से यही सिखाना कि तुम्हें सिर्फ लाइफ में बेसिकली उद्देश्यों पर ही फोकस करना है, उन्हीं को अचीव करना है। और स्टूडेंट को कोचिंग देना गुड मार्क्स लेके आने के लिए, कि तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं। अब देखो, अच्छे नंबर के लिए क्रिएटिविटी का कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो अच्छे नंबर अपने आप ले आता है। सो लास्ट ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद बच्चे को स्कूल के शुरुआती दिनों से ही अपने गोल्स के टुवर्ड फिक्स कर देना, ये भी कोई इस बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा नहीं करेगा। हाँ, जब कोई शिक्षक, जब कोई टीचर स्टूडेंट को सवाल पूछने की अनुमति देता है कि तुम जो मर्जी सवाल पूछो, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ाया गया है तुम कुछ भी सवाल पूछो अपने लाइफ में, कि तुम स्टूडेंट हो मेरे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी है, तुम कुछ भी सवाल पूछते रहो। इससे मेरे माइंड के अंदर, मेरा माइंड जो है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा, मेरा माइंड अलग अलग ख्यालों में जाएगा और वो क्रिएटिव क्वेश्चंस लेके आएगा, वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर पैदा करेगा। जब मेरे टीचर ने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं उनसे कोई भी सवाल कर सकता हूं, तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना, इससे स्टूडेंट में क्या होती है, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर यहां पर मुझे लग रहा है हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, इट इज नेसेसरी दैट द टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड नर्चर द इननेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। स्टूडेंट्स के टैलेंट को पहचानने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको और आगे विकास करने के लिए टीचर जो है उसको बच्चे को क्वेश्चन पूछने के अपॉर्चुनिटीज जो है वो देनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कहता है एक यंग चाइल्ड जो है एक नई सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है, जो रिस्पॉन्स उसने कभी पुरानी किसी सिमिलर सिचुएशन में दिया था पहले, पास्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस तरह का लॉ है? ये लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है, या फिर लॉ ऑफ रीडीनेस ऑफ लर्निंग है? यानी कि कहने का भाव क्या है कि एक स्टूडेंट जो है, एक बालक जो है, उसे किसी नई स्थिति में उसके द्वारा उसी प्रकार की पुरानी स्थिति में जो हल किया गया था उसी तरीके से अगर वो सिमिलर सिचुएशन का प्रयोग करते हुए आंसर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए मैंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया था अपने जीवन में जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, और आज मैं 5वीं कक्षा में हूं। आज मेरे सामने फिर से उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। अब मैंने उसी तरह का कोई मैटर है, उसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अब मैंने ऐसी सिचुएशन को पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और मैं उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अपने
उसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा अपडेट करते हुए, थोड़े से उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए उसके सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालता हूं, तो ये यहां पर क्या चीज कहलाती है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग इसको बोला जाता है कि एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा जो है किसी नई सिचुएशन के प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड उसी तरह से करता है जिस तरह से उसने एक पुराने टाइम पे उसी तरह की सिचुएशन को हैंडल किया था। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, मेमोरी की बात कर रहे हैं। देखिए हमारा जो बेसिकली माइंड होता है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पे ऊपर काम करता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग जो है वो काम करता है, एक कंप्यूटर के जैसे। अब कंप्यूटर को जब कोई सिग्नल मिलता है तो कंप्यूटर मेमोरीज को बूस्ट करता है, मेमोरीज को प्रोसेस करता है, आगे फिर पास होता है डाटा, और उसके बाद हमें रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। उसी तरह से हमें जो सेंसेस मिलती हैं, हमें सेंस मिलती है, जैसे कि अब मेरी बॉडी के अंदर मेरे को सेंस आएगा कि तुम्हें भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को भूख लग रही है, ये एक सेंस मेरी बॉडी को होती है क्योंकि मैंने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है तो मुझे भूख लग रही है। ये डाटा है कि भूख लग रही है आपको, ये मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया और फिर मैं कुछ खाऊंगा इसकी पूर्ति के लिए। ठीक है, इसी तरह से भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब क्या है, सेंसेस है, और ये सब यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी जो है ये किसने दिया था, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये एंटिक्सन और शिफ्रिन ने मिलकर दिया था। ठीक है, एंटिक्सन और शिफ्रिन का दिया हुआ मॉडल है ये, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक चित्र में हम इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, किस तरह से सेंसेस जो है वो यहाँ पर आती हैं हमारी बॉडी में, सेंसरी रजिस्ट्री के चलते हुए यहाँ पर सेंसेस आती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाटा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद ये ट्रांसफर हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद रिट्राइवल होता है, फिर रिहर्सल होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ मेमोरी जो है ये कार्य करता है स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर था हमारे पास एंटिक्सन एंड शिफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है, रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट। देखो इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास कार्ड्स होते हैं। अब ये कार्ड्स जो होते हैं अपने आप में एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट बना देते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं अपने आप में। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर सीक्वेंस बना देते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बना दिए तो मतलब ये क्या है, ठीक है, किसकी एग्जांपल है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट की एक एग्जांपल है, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। अब इसमें पर्सनालिटी असेसमेंट में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रोजेक्टिव एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्टिव पैटर्न जो है वो क्रिएट कर देते हैं। चित्र में आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चित्र आप देखें यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है ये आपस में एकत्रित हुए हैं। ठीक है, पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो यही एक पैटर्न है प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ असेसमेंट लर्निंग का। सॉरी, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्ल स्पेयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग। अब देखिए कार्ल स्पेयरमैन यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर बेसिकली इसको चार्ल्स स्पेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, ये एक परीक्षा में आया हुआ सवाल था, इसको चार्ल्स स्पेयरमैन बोलते हैं। ये किसको रेंडरिंग करके यहां पे निकलता है, सो दिस इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है यानी कि बुद्धि का द्विकारिक सिद्धांत जो है ये चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था, ये चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स स्पेयरमैन ने यहां पर दिया था टू फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी मतलब जर्नल, जी मतलब क्या है, जनरल, जनरल थिंग्स, जी मतलब जनरल थिंग्स। ठीक है, और एस मतलब क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात होती है। अब जनरल की अगर मैं बात करता हूं, देखो जनरल जो होता है कॉमन वाला मैटर जो है, ठीक है, वो यहां पर जी में आ जाएगा और उसके बाद एस दिया हुआ है, एस में कुछ स्पेसिफिक चीजें। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब देखो 10वीं कक्षा तक आपने जब स्कूल में पढ़ाई की तो सभी बच्चों ने एक समान पढ़ाई करी, वो जनरल था। उसके बाद जब आप +1 2 में गए, +1 2 में जाकर आपकी स्ट्रीम बढ़ गई, कोई मेडिकल वाला हो गया, कोई नॉन मेडिकल वाला, कोई आर्ट्स वाला, कोई कॉमर्स वाला। अब ये जो सारी स्ट्रीम्स है, ठीक है, इनमें इंग्लिश सब्जेक्ट तो कॉमन ही होगा ना, इंग्लिश तो कोई डिफरेंट नहीं होगी, इंग्लिश तो कॉमन होगा। अब उसमें आर्ट्स वाले में यहाँ पर सोशल स्टडीज आ रहा है, कॉमर्स वाले में
यहाँ पर अकाउंट्स आ रहा है, मेडिकल में बायोलॉजी आ रही है, और वहां पे अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेडिकल में मैथ्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक मैटर। और बाकी जब इंग्लिश थी तो जो हमने बात करी जनरल मैटर। सो दिस इज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि चार्ल्स स्पेयरमैन ने यहां पर दी थी, एक जनरल फैक्टर एक स्पेसिफिक फैक्टर यहां पे दिया गया था। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट आता है तो आप यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। जो कॉमन चीजें होती है वो जनरल फैक्टर में आएंगी, जो कुछ स्पेशल चीजें होती है, डिफरेंट चीजें होती है, स्पेसिफिक है, वो यहां पर स्पेसिफिक फैक्टर्स में आ जाएंगी। क्लियर? सो दिस इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ। कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये किसने दिया है? देखिए कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध, ठीक है। जीवन शैली के सिद्धांत, तो जीवन शैली के हमारे जो सिद्धांत हैं ये एडलर साहब ने दिए थे, ये एडलर साहब ने दिए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ जो है ये एडलर साहब ने यहाँ पर दिए थे। यहाँ पर डोमिनेंट पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डोमिनेंट टाइप, दिस इज अ रूलिंग टाइप, बेसिकली ये जो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो सब पे राज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद गेटिंग टाइप होते हैं, लर्निंग टाइप होते हैं जो कुछ लोगों से सीखते हैं, लोगों की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है अवॉइडिंग टाइप, अवॉइड करते हैं जो लोग दूसरों को, बेसिकली अवॉइड करते हैं, उसको कह देते हैं ये पर्सनालिटी का एक टाइप है अवॉइडिंग टाइप, कि एक ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा होता है, दूसरे का वैसा होता है। एक बच्चा हर चीज को अवॉइड करता है, एक बच्चा दूसरी चीजों से दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक दूसरों से अट्रैक्ट होता है, दूसरों से सीखता है। तो हर एंड द नेक्स्ट वन इज सोशली यूजफुल टाइप। सोशली यूजफुल टाइप एक यहाँ पर टाइप रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पर्सनालिटी की कुछ टाइप्स है जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कंसेप्ट ऑफ लाइफ के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बात करता है आइडेंटिकल एलिमेंट्स की। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो हैं ये इनमें से किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज अवयव शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। समूह निर्देश से है, अधिगम अंतरण से है, जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या से है, समरूप परीक्षा प्रश्न से है। तो देखो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जी हां, अधिगम अंतरण जिसको हम कहते हैं, लर्निंग का ट्रांसफर होना। सो दिस इज नॉन एज द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, हम इसको बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पार्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है? हाँ जी, इनमें से कौन सी लर्निंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है? देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर में क्या होता है, अब देखो चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब एप्लीकेबल कैसे होता है, मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट बैठा है, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है। आपकी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। अब टीचर ने क्या बोला, जो स्टूडेंट इस हफ्ते के टेस्ट में बेटर नंबर लेके आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा सॉरी, और जो बैड नंबर लेके आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर है जिसके चलते हुए कंडीशंस देखी जाती है, बच्चे को अट्रैक्ट किया जाता है, बच्चा पढ़ता है ज्यादा, तुम उसको लालच दो कि तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें बेसिकली गिफ्ट्स मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस रिवॉर्ड्स को अट्रैक्ट होकर तुम पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी तरफ एक तरफ तो होगा तुम अट्रैक्ट हो रहे हो रिवॉर्ड से, दूसरी तरफ पनिशमेंट है कि तुम डर रहे हो, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो तुम्हें डंडे पड़ेंगे। तो ये ऑपरेंट जो कंडीशनिंग प्रोसीजर है उसके कुछ टाइप्स हैं। तो ओमिशन लर्निंग भी इसी में आता है, रिवॉर्ड लर्निंग भी आता है, पनिशमेंट लर्निंग भी आता है। इमिटेशन लर्निंग जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का हिस्सा नहीं होता। ये बात आपने यहां पे ध्यान से रखनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन। हाँ जी, मनोविज्ञान जो होता है, हाँ जी, ये जनरली किस क्षेत्र से संबंधित होता है, कॉग्निशन से, अफेक्टिव से, बिहेवियर से, या इन सभी से? तो देखिए जब हम बात करते हैं यहां पर साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में हम व्यवहार भी देखते हैं, भाव भी देखते हैं, संज्ञान भी देखते हैं। सो ये तीनों चीजें देखी जाती है। सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में ये हम सब कुछ कंसीडर करके चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड साइकोसोशल अरोजल। इसे हम क्या कहते हैं, एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय भी होता है, संशय भी होता है, शारीरिक उद्वेलन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी,
जब बोझ बढ़ता है, यहां पर स्ट्रेस बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं एंग्जाइटी, चिंता। ठीक है, जब मन में डर भी है, ठीक है, भय भी है, संशय भी है, ठीक है, उस वक्त मन की जो दशा होती है हम कह देते हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। सो दिस इज एन एंग्जाइटी, दिस इज एन एंग्जाइटी। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे सीडीपी की आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चन, द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड आई रिपीट, टीजीटी कमीशन का हमारा जो बैच है वो शुरू हुआ है 24 अप्रैल से। जो भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स एंड कॉमर्स है, हर एक फील्ड के स्टूडेंट्स को लिए कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।